क्या इसकी हकीकत कुछ और ही है? जरूर इसके पीछे कोई तो रहस्य है। एकदम से ऐसे अनेकों सवाल राजकुमार अभिमन्यु के दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। तभी राजकुमार ने विचार किया कि अभी उसके पास जाए और उसी से इस सब के बारे में पूछे। पर अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गया। उसने विचार किया कि वो कल फिर से इसी समय यहाँ आएगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। इसी सोच के साथ राजकुमार अभिमन्यु ने चुपचाप अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और जरा सा भी शोर किए बिना वहां से चला गया। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने चंदा के हाथों की छवि उभर कर आ रही थी। आखिर एक कुरूप स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजकुमार अभिमन्यु कल बीती घटना के समय से बहुत पहले ही जंगलों में चला जाता है और तालाब के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता है। दोपहर का समय हुआ तो गायों के रंभाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमार अभिमन्यु और अधिक सतर्क होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में राजकुमारी तारा गायों के साथ तालाब के निकट पहुंच जाती है। हमेशा की तरह उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद तालाब के किनारे जा स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतारने लग जाती है। राजकुमार अभिमन्यु ये देखते ही आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। पराई स्त्री को ऐसे देखना उनके लिए अक्षम्य अपराध था। जैसे ही पानी की कलकल की ध्वनि उसके कानों में पड़ी तो उसे यकीन हो गया कि चंदा अब पानी में उतर चुकी है। तो उसने आंखें खोलकर फिर से तालाब की तरफ देखा। पानी में उतरते ही चंदा यानी राजकुमारी तारा की कालिख उतर चुकी थी और उसका सुंदर चेहरा दमक रहा था। जब राजकुमार की नजर उसके चमकते हुए बेदाग चेहरे पर पड़ी तो तुरंत उसे झटका सा लगा। वही सुंदरता, वही होंठ, वही कजरारी आंखें, वही मासूमियत, वही तेज। सालों पहले देखे उस चेहरे को वो कैसे भूल सकता था? उसे बस कुछ याद था तो वो था उसकी पत्नी राजकुमारी तारावती का वो चेहरा। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने राजकुमारी तारा के इस चांद से चेहरे और उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी को याद न किया हो।